स्थिति आपके समक्ष है। वासुदेव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः विचारधारा वाला देश, जहां आज नक्सल समस्या ने गंभीर रूप धारण कर रखा है। प्रश्न उठता है, ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियार बंद हो गए हैं और अंततः ये लोग नक्सली बनने पर मजबूर होते हैं। महोदय, आधुनिकीकरण के नाम पर उन गरीब आदिवासियों की जमीनों को छीन ली गई तथा उन्हें मजबूर कर दिया बंधुआ मजदूर बनने पर, किंतु आज उनकी अधिकारों की कोई बात तक नहीं करता। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मैं पूछता हूं, देश की धरती तुझे क्या दूं, क्यों दूं और किस लिए न्यौछावर करूं अपना सब कुछ तुम पर? क्या इसलिए कि मुझे देशद्रोह जैसे शब्दों से नवाजा जाए या इसलिए कि मुझे फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाए? जी हां अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा ही समय था जब मान्य सूबे लखन भैया सोहराबुद्दीन तथा तुलसीराम प्रजापति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। यह कैसी विडंबना है महोदय। हमारे विपक्षी साथी द्वारा मानव अधिकार का संरक्षण किए बगैर ही राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जब आम लोगों का कोई अधिकार ही नहीं हो तो इस स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मतलब? मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, वे किस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं? पुलिस हिरासत में अत्याचार व मौत, उन्नाव केस, किसानों द्वारा आत्महत्या या बिहार के शेल्टर होम में हुई मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, क्या यह है राष्ट्रीय सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं बल्कि सीमा के अंदर रह रहे व्यक्तियों की सुरक्षा से भी है। अपने हक को मांगे जाने पर लोगों को नक्सली तथा आतंकवादी करार दिया जाता है तथा यह सुरक्षा देने वाले पुजारी आईपीसी की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर उन्हें देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं, फिर फर्जी इनकाउंटर में भी मार गिराते हैं। जबकि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि फर्जी इनकाउंटर हत्या के समान है। 10 जुलाई 2004 को मनोरमा देवी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या तथा पूर्वोत्तर राज्य की महिलाओं द्वारा हम सुरक्षा बलों के समक्ष निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन करना इस बात का द्योतक है कि हम सुरक्षा बलों ने आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का दुरुपयोग कर नाजायज फायदा उठाया है। वहां के लोगों को जबरन गिरफ्तार कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है तथा उनकी बहु बेटियों के साथ दरिंदगी कर मानवता को संसार किया है। यह देश की सभ्य समाज एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सीआरपीसी की धारा 41, 42, 107, 151 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, सीआरपीसी की धारा 129, 130 मजमे को तितर बितर करने की शक्ति और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने तक की शक्ति इन सुरक्षा बलों को दी गई है। और कितने अधिकार दिया जाए इन्हें? तो दे दो रोलेक्ट एक्ट जैसा अंधा कानून और ढूंढते रहो इतिहास के पन्नों पर स्वतंत्रता एवं समानता जैसी शब्दों को। महोदय, आज जरूरत है चिंतन की, मंथन की, जागरूकता की, लोगों में विश्वास जगाने की। आज जरूरत है सुपर 30 जैसे संस्थानों की ताकि अपने पथ से भटके हुए बच्चों को उचित शिक्षा की बात करें तो इस दौरान हुए नक्सली हमलों में हजारों लोगों की मौतें हुई। वहीं अगर सरकार की माने तो नक्सली हमलों में धीरे धीरे कमी आ रही है और नक्सल प्रभावित इलाके लगातार सिमटते जा रहे हैं। मारे गए नक्सलियों में माओवादी कमांडर कमलेश उर्फ आरके मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का रहने वाला था। वह सिविल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI का छात्र था। कमलेश उत्तरी बस्तर, तेलंगाना के नलगोंडा, बिहार के मानपुर और ओडिशा सीमा क्षेत्रों में सक्रिय था। उसका प्रभाव छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई। नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर ही नक्सलवाद कहा गया। जब इसकी शुरुआत हुई तब इसका मकसद छोटे किसानों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए था, लेकिन समय के साथ यह हिंसक होता चला गया। इस आंदोलन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता सामने आए। इन नेता में चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी का नाम सबसे पहले आता है। नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिंसा पर आधारित हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि नक्सलवाद बंगाल के नक्सलबाड़ी में विकास के अभाव और गरीबों का नतीजा है, जबकि माओवाद चीनी नेता माओ की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित मुहिम को माओवाद का नाम दिया गया। लेकिन दोनों ही आंदोलन के समर्थक भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आजादी की मांग करते हैं। जमींदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार और उनके अधिकारों को छीनना एक पुरानी प्रथा रही है। नक्सलबाड़ी के तत्कालीन किसान भी इसी समस्या का सामना कर रहे थे। तभी इसको लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको नक्सलवाद कहा जाने लगा। वहीं इसमें जो शामिल होता उसको नक्सली कहा गया और यहीं से जन्म लेता है नक्सलवाद।
जब भारत आजाद हुआ तब देश भर में भूमि सुधार की पहल हुई, लेकिन ये पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। एक कारण ये भी था कि नक्सलबाड़ी किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ता चला गया और इसी के कारण किसान और जमींदारों के बीच जमीन विवाद पैदा हो गया। तभी कम्युनिस्टों ने सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की, जो अभी तक जारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार ने कानू सान्याल और जंगल संस्थाल के साथ मिलकर सत्ता के खिलाफ एक किसान विद्रोह कर दिया था। 60 के दशक के आखिर और 70 के दशक के शुरुआती दौर में नक्सलबाड़ी विद्रोह ने शहरी युवाओं और ग्रामीण लोगों के दिलों में आग लगा दी थी। देखते ही देखते इस तरह का आंदोलन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आम हो गया और धीरे धीरे यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक में फैल गया। आजाद भारत में पहली बार किसी आंदोलन ने गरीब और भूमिहीन किसानों की मांगों को मजबूती दी, जिसने तत्कालीन भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल कर रख दी थी। साल 1972 में जब चारू मजूमदार की मौत हुई तब ऐसा लगा कि मानो नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि देश भर के कोने कोने में छोटे छोटे समूह फिर से नक्सलवाद को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं। तब से लेकर अभी तक सरकार इसको लेकर रोकने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में माओवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए मार्च 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है।